शीतलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर था। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही थे। मई का महीना आते आते सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो गया था। इस गांव के लोग मेहनत से खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस साल गर्मी ने तो जैसे सबकी परीक्षा लेनी ठान ली थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। तालाब सूख चुके थे और कुएं भी प्यासे लग रहे थे। लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी जो कभी दिन भर चहल पहल से भरी रहती थी। बूढ़े बुजुर्ग और कामगार सुबह शाम वहां जुटते, हंसी मजाक करते और दुनिया जहान की बातें करते। मगर अब हालात ऐसे थे कि दुकान के आगे रखी बेंचें भी सूनी पड़ चुकी थीं। चाय की दुकान के मालिक रामपाल, जिन्हें सब काका कहकर बुलाते थे, हाथ में पंखा लिए बैठे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई गर्मियां देखी थीं, मगर ऐसी भीषण लू और पानी की ऐसी किल्लत उन्होंने बहुत कम ही महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गर्मी गांव की रूह तक को झुलसा देने पर आमादा हो चुकी हो। उसी गांव में रामू नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी सीमा और एक 15 साल का बेटा चिंटू के साथ रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और सीधा आदमी था। तुम्हें याद है ना, पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। घर की हालत देखी थी तुमने। छत की सीलिंग जगह जगह से फट चुकी थी, दीवारों में दरारें आ गई थीं, हर तरफ से गर्म लू घर के अंदर घुसती थी। दिन हो या रात कहीं चैन नहीं था। पंखा चलाओ तो गर्म हवा, कूलर भी मानो भाप फेंक रहा हो। इस बार कोई पक्का और ठंडा हल निकालना ही पड़ेगा, वरना ये गर्मी हमें फिर से जीना मुश्किल कर देगी। तुम सही कहती हो सीमा, पिछली बार की गर्मी ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत और दीवारों की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सीमा, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत और दीवारों की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर रामू अपने मालिक के पास चला जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, आप तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है और गर्मी शुरू हो गई है। घर की छत और दीवारें जगह जगह से फट रही है। अगर मैंने छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। पिछली गर्मी में तो मैंने अपने पड़ोसी के घर से पंखा ले लिया था, लेकिन उसने इस बार पंखा देने से मना कर दिया। अगर इस बार छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो गर्मी से मेरा पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। रामू, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम यह भी जानते हो कि हमारी दुकान इस समय बहुत घाटे में चल रही है। इस दुकान की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए मुझे यह दुकान बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। रामू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? रामू, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। अब मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा रामू मायूस होकर वापस अपने घर चला जाता है। सीमा मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस गर्मी में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने दुकान बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे भी कोई और काम तलाश करना होगा। यह तो बहुत ही बुरा हो गया। इतनी भीषण गर्मी में अब आपको काम कहाँ मिलेगा? पहले तो सिर्फ छत और दीवारों की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो फिर छत और दीवारों की मरम्मत कैसे होगी? सीमा, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत और दीवारों की मरम्मत भी करवा देंगे।
अगले ही दिन रामू काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रामू एक गोदाम पर जाता है और मालिक से कहता है, सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आपके गोदाम पर कोई काम मिल सकता है? बेटा, हमारे गोदाम पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर इंसान काम करता है। यहाँ गर्मी के मौसम में गाड़ी से राशन के बोरे उतारकर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ये काम बहुत मेहनत का है, खासकर इस गर्मी में। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ करो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। यह सुनकर रामू उदास हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद रामू कई जगह जाता है, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता है। रामू को काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रामू को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वह सोचता है, आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं सीमा से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत और दीवारों की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है। नौकरी भी चली गई। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। बेचारी सीमा मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। रामू थक हार कर एक चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी रामू ने देखा कि दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। आज अखबार में खबर आई है कि लगातार 4 महीने तक गर्मी और लू चलेगी। अगर 4 महीने लगातार लू चलेगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? गर्मी की वजह से सारी फसलें सूख जाएंगी और गरीब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी तेज गर्मी पड़ी थी। अरे मेरी दुकान लगभग 1 महीने तक बंद पड़ी रही। इसलिए अखबार में छपी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। रामू को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वह वहां से चला आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, सीमा, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से चिंटू की तबीयत बहुत खराब हो रही है। उसका पूरा शरीर तप रहा है। मुझे लगता है उसे लू लग गई है। तुम प्लीज उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन सीमा, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। कुछ ही देर में चिंटू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। रामू, अगर चिंटू को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। जानता हूँ सीमा, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। ऐसे में चिंटू के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? मैं एक काम करता हूँ, श्याम के घर जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। रामू श्याम के घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर जोर जोर से श्याम के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही श्याम घर से बाहर आता है तो रामू श्याम से कहता है, श्याम भाई, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है। अगर उसे जल्दी से सही इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू भाई, मेरे पास जितने भी पैसे थे वह सब घर बनवाने में, कूलर पंखा लगवाने में खर्च हो गए हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना रामू। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ। श्याम भाई, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम सच में मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मेरा बेटा तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? रामू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर श्याम घर के अंदर चला जाता है। श्याम की पत्नी श्याम से कहती है, अरे कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त रामू था, उसका बेटा चिंटू बहुत ज्यादा बीमार है, उसे लू लग गई है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन रामू तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने तुम्हारी हर मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है। फिर तुमने उसे पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भगवान, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो हर किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, तो मैं उतना ही रिश्ता निभाता हूँ जितना मुझे खुद फायदा होता है। मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। हे भगवान, ईश्वर से डरिए, मुसीबत आने में देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ही ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे मेरे पैसे हैं, किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। रामू अपने घर आता है। तभी उसका बेटा चिंटू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा सिर भारी हो गया है और मेरा पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा हो। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना मैं। ऐसा मत कहिए, आपको एक बार मुखिया जी के घर चले जाना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। रामू मुखिया जी के घर पहुंच जाता है और मुखिया जी से सारी परेशानी बताता है। मुखिया जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है और इलाज की सख्त जरूरत है। लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। रामू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन रामू, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वह सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज है और गांव वालों ने एक नया धंधा बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो। बुरा मत मानना रामू, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। यह गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर रामू अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। रामू यह सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर ही बेहोश हो जाता है। उधर से एक साधु आ रहा होता है। उसने रामू को बेहोश देखा तो उसे अपने घर लेकर आ गया। मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की साधु महाराज? आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। आखिर क्यों महाराज? आपने एक अनजान के लिए इतना कुछ क्यों किया? देखो बेटा, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। साधु महाराज,
क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। बेटा, कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। साधु महाराज, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आंख खुली तो आप मेरे सामने हो। तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वह बूढ़ा साधु रामू को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। पर साधु महाराज, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे बेटा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? यह कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। रामू जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में रामू का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन सीमा रामू से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? सीमा, ये पैसे मुझे एक बूढ़े साधु महाराज ने दिए थे। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं कि वह कौन है, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। मैंने उनसे उनका नाम पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उन्हें जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो। वो साधु महाराज हमारे लिए सच में भगवान जैसे हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया, तब उन्होंने ही हमें संभाला। उनका हर शब्द हमारे लिए वरदान बन गया। सीमा, अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम ठंडे ठंडे गन्ने का जूस बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट गन्ने का जूस बनाती हूँ। गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडे पेय की बहुत जरूरत होती है। तुम सही कहती हो सीमा। गर्मी में ठंडे पेय और जूस हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम ठंडे पेय और जूस बेचना शुरू कर देंगे। रामू बाजार जाकर गन्ना और जूस बनाने का सारा सामान ले आता है। फिर वह अगले ही दिन से शरबत बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रामू का शरबत बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। लोग दूर दूर से उसका शरबत पीने के लिए आने लगते हैं। यह बात गांव के मुखिया के कानों तक पहुंच जाती है। एक दिन मुखिया खुद रामू की दुकान पर आता है। वह दुकान के सामने खड़ा होकर गंभीर स्वर में कहता है, अरे वाह रामू, तूने तो बड़ी दुकान खोल ली। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुझे लोगों से उधार मांगते देखा था। अचानक ये इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास, जो तूने इतनी शानदार दुकान खड़ी कर ली? मुखिया जी, सब कुछ ईश्वर की देन है। उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। वह हर किसी का ख्याल रखता है। बात तो बहुत ही ध्यान देने लायक कर रहा है। तेरे शरबत का नाम बहुत सुना है, जरा एक गिलास शरबत मुझे भी तो पिला। मुखिया जी जैसे ही सीमा के हाथ का शरबत पीते हैं, वह तो सीमा की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट शरबत है रामू। तेरी पत्नी के हाथों में जादू है भाई, मानना पड़ेगा। ऐसा शरबत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तेरे शरबत के कितने रुपए हुए? अरे मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भला आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम है।
काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया रामू को पैसे देकर चला जाता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जब रामू अपने घर पर होता है तो उसका दोस्त श्याम आता है। श्याम रामू की दुकान को चलती देखता है और उसका परिवार खुशहाल होता है। श्याम को अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आती है। वह रामू से कहता है, रामू भाई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। उस दिन जब तुम्हारा बेटा बीमार था और तुमने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मैं स्वार्थी बन गया था, लेकिन आज तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। कृपया मुझे माफ कर दो। श्याम भाई, दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूं। उस वक्त मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन में कठिन समय सब पर आता है, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करें तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है। रामू और श्याम की दोस्ती फिर से मजबूत हो जाती है। रामू की दुकान दिन ब दिन फलने फूलने लगती है और वह गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है।